हेलो गाइस, ये गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फोर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, चतुर्विम संवेग। इससे पहले हम लोगों ने फोर डायमेंशनल जो स्पेस था, फोर वेक्टर स्पेस, जिसको चतुर्विम आकाश बोलते थे। चतुर्विम आकाश का मतलब मैंने ये बताया था, या फोर वेक्टर स्पेस का मतलब बताया था कि जिसमें चार पैरामीटर होते हैं। पहले हम लोग थ्री डायमेंशन में बात करते थे, तो हम लोग तीन ही पैरामीटर्स की बात करते थे, या थ्री डायमेंशन में जो वेलोसिटी या कुछ भी कैलकुलेट करते थे तो थ्री डायमेंशन में कैलकुलेट करते थे। बट अभी यहाँ पर हम लोग फोर वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, और फोर वेक्टर स्पेस के अंदर हमने बोला था कि एक्स वाई जेड और एक टाइम और आ जाता है। टाइम का भी एक कोऑर्डिनेट आता है। तो ये जो जिसमें टाइम भी इंक्लूड कर लिया हमने, ये फोर वेक्टर स्पेस है। मतलब इसके अंदर हम लोग फोर वेक्टर्स के बारे में या फोर डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। जो चौथी डायमेंशन है वो क्या है? टाइम है। यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको शो नहीं कर सकते जैसे एक्स वाई और जेड टी को कहाँ पे शो करें, तो ऐसे शो नहीं कर सकते। बट जो फोर्थ डायमेंशन है वो कौन सा है? टी है। डायमेंशन से मतलब है कि हमारे पास में एक और पैरामीटर है जिससे हम चीजों को बता रहे हैं, उनकी किसी भी इवेंट की या कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो चार ये चीजें होगी, एक्स वाई जेड तो होंगे होंगे, टाइम भी होगा। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ा है, एक तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर ली कि एक एक फ्रेम में, एस फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फोर वेक्टर स्पेस में। तो दूसरे एस डैश में क्या होंगे, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हमने पढ़ा जो वेलोसिटी था, जिसको बोला है फोर वेलोसिटी, चतुर्विम वेग, जिसको हम लोगों ने कैपिटल यू से लिखा था। और उसके चार टर्म होते हैं, चार घटक होते हैं, U1, U2, U3 और U4। ये चार कंपोनेंट होते हैं। U1 जो है वैसे यूएक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आगे किस तरीके से आता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, ये फोर वेक्टर स्पेस में हमने वेलोसिटी को फोर वेलोसिटी बोला था। ये वेलोसिटी तक का हम लोगों ने सब कुछ कर लिया था। इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन भी किया था हमने। अब देखिए, अब मोमेंटम के बारे में बात करना अपने को, संवेग के बारे में बात करना है, चतुर्विम संवेग, फोर मोमेंटम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर मोमेंटम। फोर मोमेंटम मतलब फोर डायमेंशनल जो स्पेस है उसके अंदर जो संवेग है, वो संवेग क्या होगा, उसको बोल रहे हैं चतुर्विम संवेग या फोर मोमेंटम। तो ये किस तरीके से आएगा, कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो फोर मोमेंटम से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं कहानी। पहली चीज, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम है जैसे पी। फोर मोमेंटम को कैपिटल पी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? कैपिटल पी से, फोर मोमेंटम को। ठीक है, मोमेंटम ऐसे होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ऐसा ही होता है। तो जैसे मास लिख दू एम नोट, मास हो गया कोई भी पार्टिकल है, उसका मास हो गया एम नोट, और उसका वेलोसिटी लिखना है तो ये यू। फोर मोमेंटम लिख रहे हैं, चतुर्विम संवेग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वेग कौन सा आएगा? चतुर्विम वेग आएगा। फोर मोमेंटम में फोर वेलोसिटी आएगा यहाँ पे। तो ये जो है फोर वेलोसिटी है। स्मॉल वाला यू नहीं है, ये सॉरी, स्मॉल वाला यू नहीं है, ये थ्री डायमेंशनल होता है, ये फोर डायमेंशनल है। तो यहाँ पे ये फोर डायमेंशनल कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर वेक्टर स्पेस में फोर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर वेलोसिटी आएगा। चतुर्विम संवेग कैलकुलेट करें तो चतुर्विम वेग आएगा। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे मान लो कि इसके चार कंपोनेंट है, चार घटक है, चार घटक कैलकुलेट करने हैं। तो P1 कैलकुलेट करना, कैपिटल से डिनोट कर रहा हूँ। मैं पहले ऐसे बता देता हूँ कि जो फोर मोमेंटम है कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके चार कंपोनेंट होंगे, जैसे P1, कैपिटल P2, कैपिटल P3 और कैपिटल P4। चमका? तो चार कंपोनेंट होंगे। ठीक है, आगे चलिए। एक और चीज, वो बाद में बताऊंगा, पहले इधर P1 है, सपोज P1 क्या है? मास एम नोट इंटू U1। मतलब पहला घटक कैलकुलेट करना है ना, पहला कंपोनेंट ऑफ फोर मोमेंटम। तो यहाँ पे फोर वेलोसिटी का फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा, P1 आएगा तो U1 आएगा। मास जो है एम नोट, ये एम नोट क्या है? देखो, रेस्ट मास के बारे में कभी सुना हो? तो नहीं सुना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, एक ऐसा होता है, कोई भी चीज रुकी हुई रहती है ना, मतलब स्टेशनरी रहती है, जैसे ये रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो मास है उसको बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं? रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी में। और इसको एम नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज रेस्ट मास, रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान।
राइट, दिस इज रेस्ट मास। अब देखो हम लोग जनरल क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते थे तो वहां पे तो ये बात करते थे कि कोई भी चीज है उसका मास सेम है तो सेम ही रहेगा हमेशा ही। लेकिन नहीं, जैसे क्लास क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने जब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन किया और उसके बाद में आइंस्टाइन जी आए और आइंस्टाइन जी ने ये बताया था ना E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इसके बारे में मैंने बात नहीं की, आपके सिलेबस में इसके बारे में इतनी ज्यादा बात होती नहीं है। लेकिन जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, यहाँ पे ये जो मास है m, ये गतिशील द्रव्यमान होता है, मूविंग मास। गतिशील द्रव्यमान या मूविंग मास का क्या मतलब है, अब समझना बात को। कि जिस तरीके से लंबाई जो होती है चलते वक्त अलग होती है, रुकी हुई लंबाई अलग होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लंबाई में संकुचन हो जाता है, लेंथ भी कम ज्यादा हो जाती है अगर अलग वेलोसिटी से चल रहा है तो। इसी तरीके से टाइम भी अलग हो जाता है, मैंने बताया था। उसी तरीके से जो मास है ना, मास भी अलग हो जाता है। नॉर्मली जैसे मान लो कोई चीज रुकी हुई है, उसका मास है एम नॉट, बट वो मूव करने लग गई मान लो वी वेलोसिटी से थे, तो उसका जो मूविंग मास है, मतलब जो वो गति कर रही है, गतिशील पार्टिकल का जो मास है उसको एम से लिखते हैं। और इस एम और एम नॉट में रिलेशन ऐसा होता है, एम नॉट अपॉन, मान लो वो यू वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है, यू वेलोसिटी से, तो 1 - u² / c²। ऐसे हो जाता है, मास बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है मास। जब वो कोई भी चीज गति करती है, मूव करती है, तो उसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो मास होता है चलते वक्त जो मास आता है उसको बोलते हैं गतिशील द्रव्यमान, मूविंग मास ऑफ द पार्टिकल। और उसको लिखते हैं ऐसे, मूविंग मास का फॉर्मूला है एम। अगर रेस्ट मास उसका एम नॉट है तो मूविंग मास ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वो यू वेलोसिटी से चल रहा है तो। सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, सबको मालूम है। ठीक है, ये समझ आया। तो हम लोग यहाँ पे जो मास काम में लेंगे वो कौन सा होगा, रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान। क्लियर है। अब देखो, इस फॉर्मूले को मैं एक दूसरे टर्म में लेके चलता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना, आसान बनाते हैं चीजों को। ये है P1, यहां पे लिखते हैं क्योंकि मुझे जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। P1 इक्वल टू m0 u1n, राइट। U1 अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया था, U1 जो आया था वो आया था U1, ये U1, ये तो 4 वेक्टर स्पेस का है, 4 वेलोसिटी है, ये 3 डायमेंशनल जो वेलोसिटी होता है उसका कंपोनेंट है। U1 इंटू गामा यू, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है मैंने। तो ये इसका वैल्यू आएगा m0 u1 गामा यू, राइट। क्लियर, चीज समझ आ रही ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। U1 मैंने पहले से उठाया है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, राइट। आगे देखिए, सही चल रहा है ना रिकॉर्डिंग। चलो, ये m0 u1, ये गामा यू क्या होता है मालूम है, 1/√, ये आता है गामा यू जो होता है 1/√, ऑफ 1 - u² / c²। क्लियर। अब देखिए m0, व्हाट इज दिस, m0/√, 1 - u²/c², दिस वन इज इक्वल टू m, कैपिटल M, सॉरी स्मॉल m। बट ये क्या है, स्मॉल m क्या है, ये मूविंग मास आ गया। मतलब मैंने m0 से स्टार्ट किया था, बट मूविंग मास के टर्म्स में मैं ले आया इसको। आगे चलिए, एक और चीज इसको लिख सकते हैं, एम u1 जो होता है वो ux होता है, x कंपोनेंट को लिखते हैं। u1 जो होता है x कंपोनेंट, ux को लिखते हैं। u2 क्या होता है, uy को लिखते हैं। u3 क्या होता है, uz को लिखते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने सब चीजों को इस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो P1 को हमने ऐसे लिखा, मास इंटू 4 वेलोसिटी, और उसको हम लोग फाइनली इस तरीके से कन्वर्ट कर गए। तो हम लोगों को ये चीज तो पता होनी चाहिए कि ये u1 क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। इसका मतलब डायरेक्ट अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको 4 वेलोसिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन कहाँ से आता है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसके लिए काफी सारी चीजें हैं जो पहले से आनी चाहिए। अगर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको 4 वेलोसिटी के बारे में पहले पता होना चाहिए, अदरवाइज आप ये कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे, U1 का वैल्यू कैसे लिखोगे, आप नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए वो पहले वाली चीजें करवाई गई है। इसी तरीके से ये वाली आगे काम में आएगी अभी, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए भैया आगे चलते हैं। ये जैसे P1 कैलकुलेट किया, सेम वे में हम लोग P2 P3 P4 सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। P2 m0 u2, राइट। m0 u2 क्या होता है, u2 गामा यू, u2 का वैल्यू ये होता है, कैपिटल U है 4 वेलोसिटी का सेकंड कंपोनेंट, चतुर्विम वेग का दूसरा घटक, और उसका वैल्यू ये होता है
एम नॉट गामा यू इज दिस वन, 1/√1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये आएगा u2। अब ये सबको मालूम है कि एम नॉट अपॉन ये वाला जो क्वांटिटी है ये यहाँ से स्मॉल एम के इक्वल आ जाएगा, जो कि क्या है, मूविंग मास है, एम इंटू यू टू। और एम इंटू यू टू को यू वाई लिख सकता हूँ मैं। क्लियर, चमका? ठीक है भैया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। P2 आ गया अपने पास, P3 की बात करते हैं। P3 एम नॉट U3, सॉरी U कैपिटल U3, ठीक है। एम नॉट U3 क्या होता है, कैपिटल U3 क्या होता है, U3 गामा U, ये आया था कैपिटल U3 का वैल्यू, ठीक है। एम नॉट U3 गामा U। अब इसका देखिए, एम नॉट U3 का वैल्यू तो अभी रुक जाइए, गामा यू का वैल्यू रख दीजिए 1/√1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गया। क्लियर, आगे चलिए, ये है, ये तो आ जाएगा स्मॉल एम, जो कि क्या है, मूविंग मास है, U3 एम। और U3 क्या होता है, जेड कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, UZ, राइट। यहां तक हम लोग पहुंच गए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या प्रॉब्लम होगी इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए P4 थोड़ा सा अलग जाएगा, क्या होगा देखते हैं अभी। P4 होगा एम नॉट U4, राइट। एम नॉट U4 क्या होता है, U4 क्या था, U4 जो था वो था आयोटा C, और इसका वैल्यू क्या था, एक सेकेंड, आयोटा C गामा यू, पेज पलट के देख लीजिए, ये आएगा आयोटा C गामा यू, ठीक है। अभी गामा यू का वैल्यू रखो, एम नॉट आयोटा C गामा यू होता है 1/√1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, राइट। सेम ही चीज लिख रहा हूँ बार बार, ज्यादा कोई मशक्कत का काम है नहीं अपने पास। एम नॉट दिस वन, ये हो गया स्मॉल एम आयोटा सी। अब देखो ये जो है ना एम आयोटा सी, इसको भी एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, क्या, नया फॉर्म बनाते हैं एक। कोई छापना चाहे छाप भी सकता है, वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो छापना चाहे छाप सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें, देखिए इसमें एक कहानी है, ऐसा है, एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी को इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे हाँ, आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है, वेरी फेमस इक्वेशन, इक्वल टू mc स्क्वायर, तो एनर्जी को इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से एनर्जी को लिख सकते हैं तो ये क्या है, आयोटा mc तो है, इसको अगर मैं आयोटा mc लिख लेता हूँ, आयोटा को पहले लिख लेता हूँ, आयोटा mc। अगर मैं इसको c से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, c से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि ये mc स्क्वायर हो जाए, और ये mc स्क्वायर हो जाएगा तो मैं e की फॉर्म में लिख पाऊंगा इसको। सिंपल सी समझ में आई बात, क्यों किया हमने, इसलिए किया क्योंकि हमारे को एनर्जी के टर्म में लेके आना था इसको, राइट। चलिए भैया, तो ये हो गया mc स्क्वायर हो गया e, तो ये हो गया आयोटा e बाई c, तो बच गया ये। तो ये जो 4 वेक्टर स्पेस में जो फोर्थ कंपोनेंट है संवेग का, जो चतुर्थ घटक है, फोर्थ कंपोनेंट, वो आयोटा ई बाई सी एनर्जी के टर्म में आ गया, क्योंकि ये बाकी तो एक्स वाई जेड में बदल गए, अब जेड के आगे तो कुछ होता नहीं ना, तो एनर्जी के टर्म में चला गया ये, मतलब एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हम लोग यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। क्यों किया, कैसे किया, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म बन जाता है, गॉट इट। चलिए भैया, इक्वल टू mc स्क्वायर को ध्यान रखने के लिए रखना चाहे तो साइड में इस चीज को रख सकता है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने ये किया। चलिए भैया, हम लोगों ने क्या किया, मैं एक बार थोड़ा सा रिकेप करता हूँ, हम लोगों ने क्या किया। मैंने बोला कि हम लोग 4 मोमेंटम के बारे में बात करें, चतुर्विम संवेग के बारे में बात कर रहे हैं, और जो चतुर्विम संवेग या 4 मोमेंटम होता है उसके 4 कंपोनेंट होंगे, उन 4 कंपोनेंट को इसे कैपिटल पी में लिख दिया हमने। अभी देखिए फर्स्ट P1 है, जो मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। मैं 4 मोमेंटम की बात कर रहा हूँ तो 4 वेलोसिटी आएगा, मतलब चतुर्विम वेग आएगा, U1 आएगा कैपिटल वाला। तो जैसे P1 कैलकुलेट करना है तो एम नॉट इंटू U1। अब U1 का वैल्यू हम लोग पहले ऐसे कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आता है, इसको ऐसे लिख दिया। गामा यू का वैल्यू जो आता है वो लिखा, तो उससे ये
इसकी हेल्प से m में कन्वर्ट हो गया, और ये m में कन्वर्ट हुआ तो ये m u1 हो गया, और u1 जो होता है वो ux होता है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी पार्टिकल का। ठीक है, इसी तरीके से P2 कैलकुलेट कर लिया, P3 कैलकुलेट कर लिया और P4 कैलकुलेट कर लिया। P4 डिफरेंट आया, थोड़ा सा एनर्जी के टर्म में है, बाकी वो तीनों सिमिलर वे में आए। ठीक है, मैं एक बार इन सबको साथ में लिखता हूँ क्या क्या आया है। जो रिजल्ट आए हैं वो है P1 आया है, वो आया है m ux, P2 आया है m uy, P3 is m uz, and P4 is iota c, sorry, iota e by c। ये फाइनल कंक्लूजन मिला है अपने को, ये जो अपन ने इतना टाइम ये जो मेहनत की है उसका, ये फाइनली अपने को चीजें मिली। ठीक है, अब देखना मैं इससे कुछ जुगाड़ बनाता हूं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आता है, जैसे हमने एक वेलोसिटी के स्क्वायर, जो वेलोसिटी के कंपोनेंट थे उनका स्क्वायर करके सम किया था, और वो कोई कांस्टेंट मिला था। मतलब जो वेग के घटक थे ना, चतुर्विम वेग के घटकों का वर्ग करके योग करने पर हमारे को एक कांस्टेंट मिला था -c²। उसी तरीके से इसके भी जो चारों कंपोनेंट है ना, चारों घटक है, उनका स्क्वायर करो पहले, तो फिर एडिशन करो, फिर योग करो, तो कुछ मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। वो कैसे, क्या है, उस पर बात करते हैं। तो चलिए आइए करें, चलिए भैया। तो चलिए, क्या है, ऐसा है कि P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर, चारों कंपोनेंट का स्क्वायर किया, फिर सम कर दिया, योग कर दिया, ये कैपिटल P स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ P म्यू, म्यू इक्वल टू 1 to 4, कर सकते हैं ना। म्यू का वैल्यू 1 रखूंगा, सॉरी स्क्वायर भी करना पड़ेगा, म्यू का वैल्यू 1 रखूंगा तो P1 का स्क्वायर प्लस, फिर 2 रखूंगा तो P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस P3 का स्क्वायर, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। समेशन को ओपन करना आता होगा, ठीक है, सिखा दिया था वैसे मैंने, ये क्लियर है। अब इसमें वैल्यू रखो, पी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू रखो P1 स्क्वायर, तो P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, चारों के वैल्यू अपने पास यहाँ पे है, सबके वैल्यू रख दूं मैं। चलिए सबके वैल्यू रखते हैं, एम स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस इसका एम स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू जेड स्क्वायर, इसका P4 का देखिए, ये है आयोटा ई बाई सी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, माइनस ई का स्क्वायर ई स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, दिस इज पी स्क्वायर, इस इन तीनों में एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, एम स्क्वायर इज कॉमन, एम स्क्वायर, ये क्या बचा, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर इज रिमेनिंग पोर्शन, राइट, माइनस ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ऑल राइट, ठीक है, चलिए ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, स्मॉल यू स्क्वायर, अरे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स का स्क्वायर ही तो है, तो ये ऐसा होना जाएगा एम स्क्वायर, ये यू स्क्वायर हो जाएगा, ये है ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर। ये देखो कुछ अलग बनता है, क्या बनता है, देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले इसका स्क्वायर किया फिर ऐड कर दिया, बस ये वैल्यूज रख रहा हूं मैं। एग्जाम में यही आता है कि इनका स्क्वायर करके योग करने पर जो मिलता है वो कांस्टेंट आता है, मतलब ये आगे चल के कांस्टेंट आना चाहिए, अभी देखेंगे आता है कि नहीं। तो मैं मतलब प्रूव कर रहा हूँ एक तरीके से, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, एक तरीके से प्रूफ ही है, एक तरीके से ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसी तरीके का एक वेलोसिटी में भी किया था ना, फोर वेलोसिटी में ऐसा, फोर वेलोसिटी में भी किया था, यू स्क्वायर इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर, याद हो तो, सबका किया था है ना, और ये यू स्क्वायर जो आया था -c स्क्वायर के इक्वल आया था। इसी तरीके से ये भी कांस्टेंट आएगा, अभी देखते हैं क्या बनता है। ये आया पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस ई जो होता है वो एम सी स्क्वायर होता है, ई जो होता है एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ई का वैल्यू होता है ना एम सी स्क्वायर, ये सबको मालूम है। पहला जो
इक्वेशन है न्यूटन सॉरी आइंस्टाइन का, जिसके लिए जाना जाता है उनको, इक्वल टू mc², वो है। तो ई का वैल्यू mc² है बाई c²। तो यहाँ से देखो क्या बनता है, m²u² माइनस ये होगा m² c⁴, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, c² बच जाएगा यहाँ से। क्लियर? m² कॉमन आया, u² माइनस c² बच जाएगा। ठीक है, चलिए जो भी है ये आ रहा है अपने पास। आगे चलिए, p² इक्वल टू m जो है, m का वैल्यू क्या लिखा था हमने, सिंस वी नो दैट व्हाट डू यू नो, m इक्वल टू m0 √1 माइनस u² बाई c², ये होता है ना। सबसे ऊपर मैंने लिखा था रेस्ट मास और मूविंग मास में रिलेशन। ठीक है, तो m का वैल्यू m² का वैल्यू करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो m का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, m² हो जाएगा, तो m0² अपॉन उस रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस u² बाई c², और ये मल्टीप्लाई हो रहा है u² माइनस c²। क्लियर? चलिए आगे चलिए, आगे चलिए भैया। अभी देखिए ये है m0², इसमें करेंगे तो ये आएगा c² माइनस u², एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा c², तो ये c² माइनस u², ऊपर है u² माइनस c²। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या रहने वाला है, m0², ये c² ऊपर चला जाएगा तो c² लो, इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो c² माइनस u² माइनस कॉमन ले लिया, अपॉन ये नीचे बच गया c² माइनस u²। माइनस कॉमन इसीलिए लिया है क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाला एक जैसा हो जाए और कैंसिल आउट हो जाए, राइट, दिस विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो ये जो वैल्यू है ये मिल गया अपने को, p² इक्वल टू माइनस m0² c²। और ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है, कैसे पता, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है कैसे पता, इसमें दो चीजें, एक तो m0 c², c तो कांस्टेंट होता है, लाइट लाइट का जो स्पीड होता है दैट इज कांस्टेंट, ये सबको मालूम है। ये एक दूसरा, ये m0 रेस्ट मास बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दिस इज रेस्ट मास, दिस इज रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान भी है ना सबके लिए कांस्टेंट होता है, मतलब इस पर्टिकुलर के लिए रेस्ट मास कुछ है तो वो जैसे 2 ग्राम है मान लो, इसका रेस्ट मास इज 2 ग्राम, तो वो जो 2 ग्राम है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, मूविंग मास चेंज हो जाएगा लेकिन रेस्ट मास कांस्टेंट रहेगा। जैसे किसी दूसरी चीज के लिए रेस्ट मास कुछ और है तो वो उतना उसका फिक्स रहेगा, तो रेस्ट मास विल बी कांस्टेंट, रेस्ट मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो रेस्ट मास कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया एक तरीके से। तो ये p² जो आया अपने पास में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। यही तो हमको बताना था कि p² क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो एक फ्रेम में p² कांस्टेंट आया, दूसरे फ्रेम में भी है ना, अगर जैसे s निर्देश तंत्र में ये कैलकुलेट किया हमने, किसमें, s फ्रेम में कैलकुलेट किया, p² कांस्टेंट आया। इसी तरीके से अगर s डेस में कैलकुलेट करोगे ना, तो जो p डेस का स्क्वायर है ना वो भी कांस्टेंट आएगा, और वो सेम ही आएगा, इतने आएगा, मतलब जो ये p² है ना, p² और p डेस स्क्वायर है वो इक्वल आएगा, उसी तरीके से जैसे u² और u⁻² इक्वल आता था, उसी तरीके से इसमें ये -c² के इक्वल आया था, और यहाँ पर ये किसके इक्वल आता है, ये -m0² c² के इक्वल आता है। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि यहाँ से ये छोटा क्वेश्चन बनता है, तो एक तो वो ये वेलोसिटी का ये जो बताया था ये वाला, या फिर मोमेंटम पे ये जो बनता है, ऐसे बोला जाता है कि ये निश्चर रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये इनवेरिएंट रहता है, ऐसे बोल दिया जाता है कि द सम ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 वेक्टर स्पेस, तो 4 वेक्टर मोमेंटम, तो इनका ये कांस्टेंट रहता है ये वाला, और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है पी म्यू का स्क्वायर, और ये आएगा समेशन ऑफ पी म्यू डेस का स्क्वायर, इस तरीके से, ये सेम ही चीज है ना। तो ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसकी वैल्यू क्या आता है, -m0 c², जो कि हम लोगों ने यहाँ से एक बार लिख के प्रूव कर लिए कि हमने कैसे किया, इसको प्रूव कैसे किया, p1 p2 p3 इनका सबका स्क्वायर किया, फिर सम कर दिया, वर्क करके योग कर दिया, तो ये जो फाइनली आया बस हमने p1 p2 p3 p4 की वैल्यू पुट किए हैं, जो कि हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, ये सारे वैल्यू पुट किए, तो फाइनली हमको जो p² का जो वैल्यू फाइंड आउट होता है वो हमको ये मिला -m0 c² विच इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, और p² का वैल्यू s फ्रेम में है ना p², तो इसी तरीके से s डेस में p डेस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, वो भी कॉन्स्टेंट ही आएगा, करने की जरूरत नहीं है, एक में करके देख लिया, उसका वैल्यू भी सेम इतना ही आता है। तो दोनों में ये चीज कांस्टेंट रहती है, इक्वल आती है, इनवेरिएंट भी बोलते हैं इसको, निश्चर है यहाँ से।
तो ये पी म्यू का स्क्वायर एस प्रेम में हो गया, ये डेस वाला एस डेस प्रेम में हो गया, ये कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? ये प्रूव कर दिया हमने। ऐसे वेलोसिटी में भी किया था हमने, अगर आपको याद हो तो। ऐसा ये वेलोसिटी में भी किया था, यू म्यू स्क्वायर, म्यू का वैल्यू 1 to 4। इसी तरीके से समेशन ऑफ यू कैपिटल यू म्यू डेस का स्क्वायर, ये चीज उसमें भी की थी, और ये माइनस सी स्क्वायर के इक्वल आता था, यहाँ पे माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल आता। क्लियर है? चलिए ये बात हो गई। अभी इतनी बात समझ आए? कोई डाउट है? नहीं है? किसी को कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार पहले पलट के देख लीजिएगा क्या किया हमने, ठीक है? अब चलिए मैं कुछ एक और चीज इससे रिलेटेड बात बताता हूँ। कितना टाइम हो गया? एक और बात बताते हैं हम। देखिए ऐसा है, कैसा है, देखिए एक इक्वेशन और आती है, ई स्क्वायर ई स्क्वायर पी सी का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक ही इक्वेशन और आती है, इसको रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। हो सकता है ये प्रूव करने के लिए दे दे, इसको सिद्ध करो, इसको क्या करो, प्रूव करो, सिद्ध करो। ये P जो है ना यहाँ पर, ये 3 डायमेंशनल वेलोसिटी है, सॉरी 3 डायमेंशनल मोमेंटम। जो त्रिविमीय होता है ना, त्रिविमीय त्रिविमीय संवेग है ये, राइट? क्या है? त्रिविमीय संवेग है, 3 डायमेंशनल मोमेंटम है ये। क्लियर? चलो जो भी है, 3 डायमेंशनल का मतलब समझ रहे हो? 3 डायमेंशनल का मतलब है कि अगर मैं P का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो P का वैल्यू आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर का रूट। ये है 3 डायमेंशनल, तो ऐसा होता है। अगर मैं इसको रूट को हटा दूं यहाँ से तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा। तो P जो है ना, P ये वाला P है, कैपिटल P नहीं है, ठीक है? चलिए जो भी है, इसको प्रूव करना है एक तरीके से। अगर आप ये समझ लो आपका टास्क क्या है, इसको प्रूव करना है। चलिए भैया कर लेते हैं। तो मुझे कुछ चीजें पता है। क्या पता है मुझे? मुझे ये पता है, सिंस वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट पी स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर। ठीक है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म, देखिए ये जो है पी स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। अभी ये जो तीनों है ना, ये वाले तीनों, ये मिलके 3 डायमेंशनल जो मोमेंटम होता है उसका स्क्वायर है ये 3 डायमेंशनल जो मोमेंटम होता है ना उसका स्क्वायर है। कैसे? मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, बाकी मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसको। P1 को क्या लिखा था हमने ऊपर? P1 को लिखा था एम यू एक्स, ठीक है? तो इसका स्क्वायर है ये, तो ये लो स्क्वायर, इसका स्क्वायर एम स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू जेड का स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर है। अभी P4 का वैल्यू नहीं रख रहा, मैं एक बार बता रहा हूँ, मैं जो डायरेक्ट लिखने वाला हूँ वो, इस इन तीनों में एम स्क्वायर कॉमन आ गया, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। ये क्या है? यू स्क्वायर आ गया ना, इधर P4 स्क्वायर भी चलता रहेगा। ये क्या आ गया? यू स्क्वायर आ गया, 3 डायमेंशनल वाला यू। तो ये हो गया एम यू, ये 3 डायमेंशनल वेलोसिटी है, और ये मूविंग मास है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। इधर साथ में क्या चलता रहेगा? P4 चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया? P हो गया ना 3 डायमेंशन वाला मोमेंटम। 3 डायमेंशन वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कैपिटल P4, राइट? तो मैं ये चीज डायरेक्ट लिख रहा था कि ये जो तीनों मिलके क्या देंगे? 3 डायमेंशनल मोमेंटम का स्क्वायर है एक तरीके से।
अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, बट मैं इसको डायरेक्टली लिखने में था। जो भी है इसका वैल्यू क्या आ गया, पी स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, एम स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस पी फोर चल रहा था यहाँ से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, पी स्क्वायर हो जाता है, एक के कंपोनेंट बच के ये आ गया, इधर से कैपिटल पी स्क्वायर आ गया। आगे चलिए, ये आया पी स्क्वायर, ये स्मॉल पी स्क्वायर प्लस ये क्या है, कैपिटल पी फोर क्या होता है, पी फोर जो होता है वो आयोटा ई बाई सी होता है। क्या होता है, इसका स्क्वायर करो तो आयोटा का स्क्वायर होगा, तो आयोटा का स्क्वायर तो माइनस, एक सेकेंड, आयोटा का स्क्वायर जो आएगा, आयोटा का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से, ये लो माइनस आ गया, और ये ई का स्क्वायर आएगा अपॉन सी का स्क्वायर, राइट। और अभी पी स्क्वायर, ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, डिफरेंस ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाएगा। कैपिटल पी है फोर मोमेंटम, चतुर्विम वाला। ये थ्री डायमेंशन में जो मोमेंटम हम लोग जनरली इससे पहले, इस चैप्टर से पहले अब तक जो आपने बचपन से पढ़ा है ना, वो वाला मोमेंटम है ये, ठीक है। ये चार डायमेंशन वाले स्पेस में, फोर डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, अभी जैसे कैपिटल पी स्क्वायर जो था, कैपिटल पी स्क्वायर किसके इक्वल आया था, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर के। अरे कैपिटल पी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल आया था, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल आया था ये। तो इसका वैल्यू रखो, इसका वैल्यू माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, इधर से स्मॉल पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अभी मुझे तो ई स्क्वायर का वैल्यू मैं इधर ले आता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, उसको इधर ले आता हूँ, तो ये ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये है पी स्क्वायर, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ई स्क्वायर इक्वल टू ये सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो पी का स्क्वायर सी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर, और ये आएगा सी स्क्वायर का सी टू पावर फोर हो गया। तो ये देखो क्या आया, ई स्क्वायर इक्वल टू पी सी का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर, ये वापस आ जाएगा। ये बनाया है मैंने, ये प्रूव करना था, ऊपर देखिए, ये प्रूव करना था, पी सी का होल स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ई स्क्वायर के इक्वल, ये थ्री डायमेंशनल मोमेंटम है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। ये आ गया भैया, मैं दोबारा सा थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि ध्यान रहे कैसे किया कैसे किया। पी स्क्वायर कैपिटल पी है, ये फोर मोमेंटम, इसका वैल्यू हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होता है, इसीलिए इस चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं। पी स्क्वायर जो होता है, ये सबका स्क्वायर का सम कर दिया सारे कंपोनेंट्स का, ऐसा तो होता है। अभी पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस पी थ्री स्क्वायर है, तो थ्री डायमेंशनल मोमेंटम होता है ना, उसका स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है, मैंने इन सबके वैल्यू रख के प्रूव करके बता दिया कि इसको हम लोग सिंपली पी स्क्वायर प्लस पी फोर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी पी स्क्वायर को तो रख दिया, पी फोर का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करते हैं तो ये आ गया। अभी और कैपिटल पी स्क्वायर का वैल्यू जो प्रूव किया था पहले वाले क्वेश्चन में, वो माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल पुट कर दिया इसका वैल्यू। अभी इसको सिंप्लीफाई किया, ई स्क्वायर का वैल्यू पुट किया, तो वो कैलकुलेट किया तो ये मिल गया अपने को, जो कि अपने को प्रूव करना था। तो हो सकता है कि ये चीज़ भी प्रूव करने के लिए बोल दे, ये प्रूफ कर है एक तरीके से, तो प्रूव करने के लिए बोल सकता है ये, क्लियर है। ये फोर मोमेंटम हो गया भैया अपने पास, क्या है ये, चतुर्विम संवेग, फोर मोमेंटम है ये। अब इस फोर मोमेंटम को हम लोग अगर सिंपली बात करें तो ये तो आ गया, इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने बता दिए। एक तो ये इस पे बनता है, और इसको प्रूव करने के लिए, एक ये वाला कि इसका जो स्क्वायर के सम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, निश्चर होता है, इनवेरिएंट होता है। घटकों का, चतुर्विम समवेग के घटकों के वर्गों का योग जो होता है ना, वो क्या होता है, निश्चर होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, कुछ भी बोल सकता है, क्लियर। चलिए भैया आगे बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ आगे चलते हैं। फोर मोमेंटम के बारे में ये बात होगी, अब फोर मोमेंटम के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इतनी कहानी समझ आ गई मुझको, आती है ये सारी चीजें। अब एस डेस और एस के अंदर, इसमें फोर मोमेंटम और इसमें फोर मोमेंटम, इसमें जो फोर मोमेंटम के कंपोनेंट है, पी वन कैपिटल है ये, पी टू पी थ्री पी फोर होते हैं। इसमें क्या होता है, पी वन डैश पी टू डैश पी थ्री डैश और पी फोर डैश होते हैं। तो इनमें और इनमें जो रिलेशन होता है वो कैसे कैलकुलेट करें, इन दोनों में आपस में रूपांतरण समीकरण,
और उसके लिए वो मैट्रिक्स वाला मेथड यूज करेंगे अपन। करें, चलिए। मतलब फोर मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन, चतुर्विम संवेग का रूपांतरण, चतुर्विम संवेग का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर मोमेंटम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर मोमेंटम, राइट। फोर मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण देखना चतुर्विम संवेग का। अभी देखिए रूपांतरण, देखिए भैया क्या देखना अपने को, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, वो ही अपने को क्या करना है, एस डे से इधर मान लो, इधर एस है, क्या करना है मैंने बताया था वैसे ही करना है। दो तो कॉलम मैट्रिक्स बनेंगे, एक 3x3 का, इधर यू, सॉरी यू का नहीं है, मोमेंटम का, पी का, P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश। चार कंपोनेंट होते हैं, चारों कंपोनेंट को कॉलम वेक्टर में लिख दो, कॉलम मैट्रिक्स में। इधर P1, P2, P3, P4, उधर भी चार कंपोनेंट है, लिख दिए। अभी ये जो है मैट्रिक्स आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, इधर आता है गामा, जीरो, जीरो, आयोटा, बीटा, गामा, ये आता है, ठीक है। 0 1 0 0, 0 0 1 0, ये आता है माइनस आयोटा, बीटा, गामा, 0 0, गामा, ये आता है। तो ये मैट्रिक्स बीच में लिख दो, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब P1 डेज कैलकुलेट करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहला इक्वेशन मिल जाएगा P1 डेज का। फिर P2 डेज के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर P3 डेज के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हम लोग अब तक करते आए हैं, या जैसे मैट्रिक्स इस मेथड को सोल्व करते हैं सेम उसी तरीके से। तो चलिए हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमने इस टाइप की कुछ चीजें की थी, अगर आपको याद हो तो। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोगों ने इस टाइप की कुछ चीजें करी थी, ठीक है। चलिए भैया, चले, चलिए पहला कैलकुलेट करिए, P1 डैश, P1 डैश क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो P1 डैश जो है वो आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, गामा P1, ये पहला टर्म पहले टर्म से, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस आयोटा, बीटा, गामा, ऐसा आएगा। अरे ऐसा आएगा, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखे क्या, P1 डैश इक्वल टू, ये आएगा गामा, हम्म, हाँ, अच्छा ये P1 है, ये है ना, ये P1 है, ओके, चलो ठीक है। और यहाँ पे P4 है ना, यहाँ पे P4 है, इससे मल्टीप्लाई हुआ ना, हाँ जी, तो ठीक है, इसमें गामा कॉमन आ गया, P1 प्लस आयोटा, बीटा, P4, ऐसा आता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ऐसा आ गया, ठीक है, जो भी है ये आ गया। P2, P2 को, P2 को भी कर लेंगे, लेकिन इसको हम लोग ई की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, इसको ई की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, कैसे करें, चलो करेंगे अभी, लेकिन इसको ई की टर्म में चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा एम यू एक्स हो जाएगा, ये तो एम यू एक्स हो जाएगा। बाकी इसको P1 का वैल्यू एम यू एक्स होता है ना, तो एम यू एक्स हो जाएगा, लेकिन इसको P4 को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे, P4 क्या होता है, आयोटा वाला, तो ये है P4 को आयोटा P/C, ठीक है। यहाँ से अगर करेंगे तो ये क्या आएगा? अभी मेरे को याद नहीं कि नोट्स में मैंने यहीं पे कर रखा है, ये बाद में सब पहले चारों कैलकुलेट करके वैसे कर रखा है। एक बार इसको कर देता हूँ, फिर जो जैसे नोट्स में ना वैसे करेंगे, अभी मैं देख लूंगा नोट्स में किस तरीके से किया हुआ है, बाकी वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले एक चारों को एक साथ कैलकुलेट कर लूँ, फिर अलग अलग इनको एक्सप्लेन कर दूँ। देखो P1 का वैल्यू है एम यू एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको पी एक्स ही बोल दो ना आप, पी एक्स बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो पी प्लस आयोटा, बीटा, ये P4 जो है ना, ये आएगा आयोटा का स्क्वायर, ये रखूंगा तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, इसकी जगह -1 लिख दो, -1,
और ये इसका वैल्यू आएगा E/c। ये लो भैया, ये P1 डैश मिल गया अपने को। ठीक है, इसी तरीके से P2 डैश कैलकुलेट कर लो। P2 डैश समझ में आया ना? रिपीट करता हूँ मैं थोड़ा सा, क्या किया मैंने, ये कैलकुलेट करना है तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो गामा P1 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बीटा गामा P4 दोनों में आयोटा कॉमन ले लिया, सॉरी गामा गामा कॉमन ले लिया, गामा कॉमन आ गया, P1 प्लस आयोटा बीटा P4, P1 है Px हो गया, और P4 जो होता है P4 का वैल्यू ये होता है, तो ये पुट किया, ये इस तरीके से आ गया सिंपली। ठीक है ना? इसी तरीके से हम लोग P2 डैश ये इससे मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, P3 डैश इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों सिंपल आएंगे, P4 डैश इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। P2 डैश तो सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। P2 डैश ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें केवल एक टर्म है सेकंड वाला, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P2 डैश जो है, P2 डैश वो किसके इक्वल आएगा, P2 के इक्वल आएगा, जो कि क्या है, Py है। ठीक है ना, क्लियर है? इसी तरीके से P3 डैश जो है, P3 डैश P3 डैश ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें केवल ये थर्ड वाला टर्म है, ये P3 आएगा। P3 और P3 क्या होता है, P3 होता है PZ के इक्वल। ठीक है, P4 डैश ये थोड़ा अलग है, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा इंटू प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म तो जीरो चले जाएंगे, एक तो ये आएगा, एक ये लास्ट वाला आएगा, तो क्या आएगा देखिए, P4 डैश इक्वल टू माइनस आयोटा बीटा गामा P1 प्लस गामा P4। ठीक है, चलिए आयोटा बीटा गामा कॉमन है ना, गामा कॉमन ले लिया। ठीक है, और P4 को पहले ले लिया मैंने, इसको बाद में लिख दिया, आयोटा बीटा P1 गामा P4 क्या होता है, आयोटा E/c, ये होता है P4, और ये जो है आयोटा बीटा Px हो जाएगा। आयोटा दोनों में कॉमन ले लिया तो गामा और आयोटा कॉमन आया तो बाहर आ गया, E/c माइनस बीटा Px, ये P4 डैश, ये आ गया इनका ट्रांसफॉर्मेशन, भैया रूपांतरण आ गया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, चार हो गए, ये इसका, ये इसका, इसका और ये लास्ट वन। नोट्स में जो कर रखा है वो देख लेते हैं क्या है। पहले तो दो प्रूफ है, दो प्रूफ के बाद में, अच्छा एक ये कंडीशन भी बता रखी है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, और उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है डायरेक्ट, तो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया हमने। क्लियर है? चलो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मैं एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है ये, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में तो फोर फोर्स के बारे में बात करें, चतुर्विम बल के बारे में बात करें, और एक हमने एक कंडीशन जो कि मैंने बताई नहीं। चलो एक तो कंडीशन यहाँ तक हो गया, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इसमें 5 मिनट का कुछ और बचा। एक तो देखो ये जो हमने ये प्रूव किया था यहाँ पे, इसमें मैंने कुछ कंडीशंस बता रखी है। इसमें क्या कंडीशंस बता रखी है, इसमें मैंने कुछ कंडीशन बता रखी है, और वो कंडीशन कुछ इस तरीके से बता रखी है। कंडीशन ऐसा है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इसमें कुछ बोल रखा है कि जैसे केस बना रखा है, केस वन, इसमें बोल रखा है कि अगर ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस वन, पी सी का स्क्वायर, ये आप जनरली सिंपली भी बोल सकते हो, ऐसे जो भी है, ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस वन, ई है टोटल एनर्जी, एक तरीके से रिलेटिविस्टिक एनर्जी बोलते हैं इसको, अपेक्षिक ऊर्जा, ये अगर है ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब है टोटल एनर्जी पॉजिटिव है। ठीक है, टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव है, तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव कब रहेगी, अगर वेलोसिटी है ना, कि जो पार्टिकल चल रहा है उस पार्टिकल का एनर्जी जो है, वेलोसिटी है, वो स्पीड ऑफ लाइट से कम रहेगा ना, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है ना, ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब v इज लेस देन c, अगर v ज्यादा हो गया ना स्पीड ऑफ लाइट से, तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ अलग सेंस हो जाएगा, क्या होगा अभी बात करेंगे उसके बारे में।
अगर ये वाली कंडीशन रहेगी तो v जो है वेलोसिटी, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसकी भी एनर्जी की बात करें, उसका वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम ही रहेगा। ठीक है, ये कम रहेगा। ठीक है, रियल पार्टिकल्स के लिए हो। अगर केस 2, अगर ई स्क्वायर पी सी स्क्वायर के इक्वल हो गया, एक तरीके से आप ये समझ लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई स्क्वायर पी सी स्क्वायर के इक्वल हो गया, मतलब ये इसके इक्वल हो गया, मतलब ये जीरो हो गया एक तरीके से। ये जीरो होने का मतलब है कि रेस्ट मास जीरो हो गया, ये तो जीरो हो नहीं सकता ना, स्पीड ऑफ लाइट है, इसका मतलब है रेस्ट मास जीरो हो गया। और रेस्ट मास जीरो किसका होता है, फोटोन का। और ये कब होता है, ये होता है जब v इक्वल टू सी हो जाए, मतलब कोई भी पार्टिकल भागता भागता इतनी तेज दौड़ने लग जाए कि उसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, प्रकाश के वेग के अगर बराबर हो जाए ना किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी, तो क्या होगा, उसका रेस्ट मास जीरो हो जाएगा। और रेस्ट मास जीरो होता है फोटोन का। क्वांटम मैकेनिक्स में थर्ड ईयर में चल के आप पढ़ोगे, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। फोटोन जो होता है, मतलब लाइट का जो मास होता है ना, वो जीरो होता है रेस्ट मास। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, फोटोन में, फोटोन। ठीक है, और जो थर्ड वाला कंडीशन है वो ये है कि अगर ई स्क्वायर लेस देन पी सी स्क्वायर हो गया, अगर इससे कम हुआ तो जो स्पीड है वो सी से ज्यादा हो जाएगी और पार्टिकल इमेजिनरी हो जाएगा एक तरीके से, जो कि इम्पॉसिबल चीज है, हो नहीं सकता ये। पोस्टुलेट के हिसाब से हमने बात करी थी ना, पोस्टुलेट जब पढ़ाया था मैंने, अभिग्रहित पढ़ाए थे इसके एसटीआर के, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पोस्टुलेट अभिग्रहित पढ़ाए थे, उनमें ये पढ़ा था कि जो किसी भी पार्टिकल का जो मैक्सिमम स्पीड हो सकता है वो सी हो सकता है, उससे कम ही रहेगा। सबसे ज्यादा स्पीड होता है प्रकाश का वेग, तो इससे ज्यादा कभी होगा नहीं। और ये होगा नहीं मतलब ये इमेजिनरी चीज है अगर जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज मैं डिस्कस करना भूल गया था, जो कि अभी हमने यहाँ पे करनी। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम फोर मोमेंटम के बारे में बात कर चुके हैं, फोर मोमेंटम के बारे में बात की, क्या क्या बात की, मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। फोर मोमेंटम, चतुर्विम आकाश के अंदर जो संवेग होता है उसको चतुर्विम संवेग को बोलते हैं। फोर वेक्टर स्पेस में जो मोमेंटम होता है उसको फोर मोमेंटम बोलते हैं, और उसको कैपिटल पी से लिखा जाता है। ठीक है, तो उसके जो चार कंपोनेंट है वो P1, P2, P3 और P4, ये है चार कंपोनेंट ऑफ फोर मोमेंटम। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इनका सबका स्क्वायर करके ऐड किया तो पी स्क्वायर जो मिला वो माइनस एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर मिला। ये प्रूव किया था, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैंने बोला था। ठीक है, ये रेड कलर काफी टाइम हो गया यूज करते हुए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, एक दूसरा, ये हमने प्रूव करने के लिए बोला था कि जो पी स्क्वायर होता है वो होता है पी सी, ये तो बहुत ही अजीब सा कलर है, ये इसके इक्वल होता है, ये भी प्रूव करना था। राइट, दोनों चीजें ये प्रूव करने के लिए दी थी हमने। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं। फिर उसके बाद में हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से बन जाता है। अभी जो फिक्स चीजें हैं ना वो तो मैंने अभी आई नहीं, वो टॉपिक तो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा, वो वाले टॉपिक तो अभी आए नहीं। यहाँ से तो ऐसा है कि मैं जो बता रहा हूँ कि यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे चले, आगे देखिए भैया, अभी क्या बचा इसमें, इसमें चतुर्विम बल के मोमेंटम कंप्लीट हो गया, समवेग कंप्लीट हो गया। अब चतुर्विम बल के बारे में बात करेंगे, तो ये थोड़ी सी बातें हैं। चतुर्विम बल, फोर्स, फोर्स, फोर्स मतलब फोर वेक्टर स्पेस के अंदर फोर्स क्या होता है। तो जो फोर्स होता है ना, फोर्स, उसके जो कंपोनेंट है वो ऐसे आएंगे। F1 चाहिए आपको, F1 जो आएगा वो आएगा डी P1 अपॉन डी टाउ, डी P1 अपॉन डी टाउ, फोर वेक्टर स्पेस में चाहिए ना। अरे न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स क्या होता है, dp बाई डी टी, सिंपली। ठीक है ना, ये जब थ्री डायमेंशन में होता है तो ये भी थ्री डायमेंशन में होता है। अभी ये फोर वेक्टर स्पेस में है तो ये भी फोर वेक्टर स्पेस में, मतलब कैपिटल पी है एक तरीके से। राइट, चलो जो भी है ठीक है, बढ़िया है। हाँ, अभी देखिए डी P1, ये जो है ना, ये डी टो क्या होता है, डी टो क्या होता है, डी टो क्या होता है, याद है आपको,
डी टाउ मैंने लिखा था डी टी रूट ऑफ 1 - u² / c²। इसको बोला था प्रॉपर टाइम, क्या बोला था हिंदी में, बोला था इसको उपयुक्त समयांतर या समयांतराल, प्रॉपर टाइम बोला था। तो ये डी टो जो होता है इसके इक्वल होता है, याद हो तो, नहीं याद है कोई बात नहीं है, याद होना चाहिए था। ओ जो भी है, चलिए आगे बात करते हैं। तो डी टाउ जो है, डी टाउ का वैल्यू यहां से रखूंगा तो ये आएगा डी टी √1 - u²/c²। ठीक है, ये पहला घटक हो गया dp1/dt, ये फोर्स का पहला घटक हो गया, और ये बचेगा इंटू 1 ये है ना, 1 ये, तो ये तो हो गया F1, बोल देता हूँ इसको तो F1, राइट। और 1/√1 - u²/c² होता है गामा u, राइट। इसको है ना, इसको गामा यू तो हो गया, इसको F1 को Fx भी बोल देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, एक समझ में आ गया होगा क्या किया हमने, F1 dp1/d टाउ, डी टाउ का वैल्यू रखा तो ये F1 हो गया और ये गामा यू हो गया, ठीक है। इसी तरीके से F2 की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट F2। F2 क्या होगा, यहाँ से dp2/d टाउ, ये dp2 d टाउ का वैल्यू सेम इसी तरीके से रख दो, ये √1 - u²/c², ये क्या होगा, ये हो जाएगा F2 और 1/this 1 गामा यू, गामा यू F2 क्या होता है F5। सिमिलरली F3 क्या होगा dp3/d टाउ, dp3 dp3 d टाउ का वैल्यू dt अपॉन √1 - u²/c², के। और इसका वैल्यू क्या आएगा, ये dp3/dt F3, और ये 1/√, ये हो गया गामा u, ठीक है। अरे 1/√1 - u²/c² क्या हो गया गामा u, ये हो गया गामा u, और F3 क्या हो गया Fz, राइट, चमका। चलिए आगे चलते, F3 मिल गया अपने को। F4 की बात कर लेते हैं। F4 क्या आएगा dp4/d टाउ, तो dp4 d टाउ क्या आएगा dt √1 - u²/c², ये क्या आएगा F4, और इसको गामा u लिख देते हैं, ये ऐसा, क्लियर है। ये ई की टर्म में आएगा, लेकिन ऐसे भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना लिख के छोड़ देना, क्योंकि इसमें जेड वगैरह तो आएगा नहीं, एनर्जी का टर्म आएगा इसमें, तो इतना ठीक है, क्लियर है। ये आ गया भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कंप्लीट हो गया फोर मोमेंटम से रिलेटेड सारी चीजें, ये फोर्स के बारे में बात कर ली हमने। चतुर्बिम्ब जो आकाश है, जिसमें 4 कोऑर्डिनेट वाला जो स्पेस है, उसके अंदर फोर्स को इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता जनरली, कोई रेयर केस में आ जाए तो आपकी किस्मत खराब है, बाकी किस्मत खराब क्या, इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, मुझे पता है। ये है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आएगा 100%, डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो और सामने मान लो रेड लाइट है, ठीक है। जैसे इस जो होते हैं ना ट्रैफिक लाइट में अगर मान लो ब्लू कलर का लाइट जल रहा है, ब्लू कलर का तो लाइट होता ही नहीं ना, रेड कलर का लाइट जल रहा है। अब आपकी स्पीड अगर बहुत तेज है ना, तो आपको वो जो रेड कलर का लाइट है ना, वो अलग कलर का दिखाई देगा, मतलब इफेक्ट दिखेगा। स्पीड नॉर्मल है तब भी दिखेगा, लेकिन तब इतना इफेक्ट नहीं आता, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। तो ये चीज़, मतलब आपको रेड कलर मान लो और ही कलर दिख रहा है, तो आप उसको क्रॉस कर जाओगे। तो आपसे पुलिस वाले पूछे तो ये आप बता सकते हो कि मेरे को रेड कलर दिखा ही नहीं, क्योंकि मेरी स्पीड तेज़ थी, तो मेरे पे चालान नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे आपका स्पीड का चालान हो जाएगा, क्योंकि ओवर स्पीड का चालान हो जाएगा, और अगर स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो। लेकिन हाँ, वहाँ पर एक साइंस का रूल ये एप्लीकेबल होता है कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो आपका जो रेड कलर है ना, वो रेड लाइट अगर रेड हो रखा है इस ट्रैफिक लाइट, तो वो रेड कलर दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपके पास में लॉजिक है उस चीज़ का, ठीक है। लेकिन इसका मिस यूज नहीं करना है। ये जो भी है, इसके बारे में डॉपलर इफेक्ट में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना डॉपलर इफेक्ट पे होगा, ठीक है। चलो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और
किसी को भी आईआईटी जेम से रिलेटेड अगर बात करनी है, मतलब अभी हम लोग आईआईटी जेम और सीएसआर नेट के बैच स्टार्ट कर रहे हैं, नेट के बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी को एमएससी में इंटरेस्ट है फिजिक्स में तो बात कर सकता है। किस तरीके से, जरूरी नहीं कि कोचिंग ही करे, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या स्कोप होते हैं जेम या आईआईटी से एमएससी करने के बाद में, या एमएससी आईआईटी के अलावा भी कहाँ कहाँ से हो सकती है, ये सारी चीज़ों के बारे में, इसके बाद में क्या स्कोप है, या आप इसमें नहीं जाके किसी दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, एसएससी सीजीएल या कोई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई भी, तो उसके लिए भी पूछ सकते हो। तो अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो जान सकते हैं। बाकी ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी बहुत मस्त तरीके से इनमें चीज़ें आने वाली है, तो अगर किसी को इनमें इंटरेस्ट है तो ये आ सकता है। आईआईटी जेम से एमएससी कर, मतलब इसके थ्रू अगर एमएससी का एग्जाम दोगे एंट्रेंस का आईआईटी जेम का, अगर फिजिक्स से करना है तो फिजिक्स का ही पेपर देना पड़ेगा, उसमें केवल सारे सवाल फिजिक्स का आते हैं। मैथ से करना है मैथ से, फिजिक्स से करना है केमिस्ट्री मैथ, जो भी सब्जेक्ट आपका है, हम लोग फिजिक्स से करवा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। इन फ्यूचर और भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स का आ सकता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए भैया।